हेलो बच्चों, आइए आज हम लोग इस क्लास में हिंदी व्याकरण पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम व्याकरण के अर्थ में परिभाषा को समझें। देखिए, व्याकरण जो शब्द है, यह व्याकरण शब्द है। व्याकरण जो शब्द है यह दो के योग से निर्मित है। विधन आकरण, विधन आकरण, विधन आकरण। वी का अर्थ होता है विकार, आकरण का अर्थ होता है निकालना। विकार मीन्स अशुद्धियाँ, अर्थात भाषा से जो अशुद्धियाँ होती है उसको दूर करना, समाप्त करना, निकालने का काम व्याकरण का है। अगर इसकी हम परिभाषा को देखेंगे तो कह सकते हैं कि व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से लिखना, पढ़ना तथा बोलना सीख लेते हैं। व्याकरण के अंतर्गत अगर हम देखेंगे भाषा की बात आती है तो भाषा संस्कृत के भास धातु से निर्मित है। संस्कृत के भास धातु से निर्मित है। भास धातु है संस्कृत का, जिसका अर्थ होता है बोलना, जिसका अर्थ होता है बोलना। परंतु इस भाषा का बहुत ही व्यापक रूप हो सकता है। भाषा के बहुत सारे माध्यम हो सकते हैं। भाषा के सांकेतिक रूप भी हो सकते हैं, लिखित रूप भी हो सकते हैं, मौखिक रूप भी हो सकते हैं। जैसे चिड़ियों का चहचहाना, चिड़ियों का, पक्षियों का अलग भाषा होता है। अगर हम बात करते हैं पशुओं का तो पशुओं का भी एक अलग भाषा होता है, वो अपनी भाषा में बात करते हैं। ध्वनि चिन्ह, कुछ सांकेतिक चिन्हों द्वारा भी आप देखेंगे तो रेल की पटरियों के किनारे खंभों पे बना होता चिन्हों के माध्यम से वो भी कुछ इशारा करता है, कुछ कहता है, कुछ बताता है, कुछ विशेष चिन्ह द्वारा प्रस्तुत करता है। उसमें से जो मनुष्य की जो भाषा है यह एक सर्वश्रेष्ठ आविष्कार है। भाषा जो है मनुष्य का एक सबसे बड़ा आविष्कार है, खोज है। अपने विचारों को व्यक्त करने का एक साधन है, माध्यम है। अपने विचारों को, भावों को हम दूसरे तक प्रकट कर सकते हैं, दूसरे को समझा सकते हैं, बता सकते हैं, दूसरे तक अपने विचारों को रख सकते हैं। यही क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। अगर हम देखेंगे तो भाषा ही ऐसा चीज़ है जो हमारे विचारों और भावों को एक श्रेष्ठता प्रदान करता है, एक श्रेष्ठ स्वरूप प्रदान करता है। भाषा सांकेतिक रूप से भी प्रचलित है, फेमस है। बिहारी जी का एक दोहा है, भरे भवन में करत है नैनन ही सो बात। तो भावों से, इशारों से, आँख के इशारों से, हाथ के इशारों से इत्यादि तरह से भाषा विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। गूंगों की एक अलग भाषा होती है। उसी प्रकार से भाषा के बहुत सारे स्वरूप हो सकते हैं, लेकिन एक सटीक परिभाषा बात करते हैं कि तो आइए एक परिभाषा देख लेते हैं, सटीक परिभाषा। जिस साधन द्वारा मनुष्य अपने भावों और विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करता है उसे भाषा कहते हैं। अर्थात हम अपने भाव विचारों को लिखकर बोलकर प्रकट कर सकते हैं दूसरे के समक्ष, उसे भाषा कह सकते हैं। भाषा के विविध रूप हैं, अनेक रूप हैं। भाषा के विविध रूपों में बोली आप कह सकते हैं, विभाषा कह सकते हैं, आप परिनिष्ठित भाषा कह सकते हैं, मानक भाषा कह सकते हैं, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा आदि विविध रूप हैं। आइए हम उस विविध रूपों को भी अध्ययन करते हैं इसी भाषा के अंतर्गत। सबसे पहला देखेंगे, हम बात करना है बोली के संदर्भ में जानना है। तो बोली जो है किसी एक सीमित क्षेत्र में रहने वाले लोगों की जो भाषा होती है, घरेलू बोलचाल की जो भाषा होती है वही बोली कहलाती है। एक विशेष क्षेत्र में बोली जाती है, एक संकुचित क्षेत्र में बोली जाती है, उसे ही हम कहते हैं बोली।
उसमें आप देखेंगे तो एक भाषा की कई सारी बोलियां हो सकती हैं। बोली को हम भाषा की लघुत्तम इकाई भी कह सकते हैं, छोटी से छोटी इकाई कह सकते हैं। जैसे आप बात करेंगे तो खड़ी बोली की बात कर लीजिए। खड़ी बोली जो है दिल्ली और मेरठ की आसपास की भाषा है। ब्रज भाषा देखिएगा, आगरा मथुरा क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा है। इस प्रकार से बुंदेली है, झांसी के आसपास बोली जाने वाली। ये सब बोली है, एक विशेष क्षेत्र में प्रयोग होते हैं। भाषा के विविध रूपों के क्रम में जो दूसरा रूप है वो है विभाषा। पहला हमने बोली पढ़ा था, दूसरा विभाषा। विभाषा किसे कहते हैं? जब कोई बोली अपने भौगोलिक विस्तार के कारण किसी प्रांत में प्रचलित हो जाती है तब उसे विभाषा कहते हैं। कहने का तात्पर्य ये है, जैसे खड़ी बोली आप ले लीजिए, एग्जाम्पल फॉर, आप खड़ी बोली को यहाँ भी ले सकते हैं, एग्जाम्पल में ले सकते हैं खड़ी बोली को। ये क्या करता है? भौगोलिक विस्तार मतलब क्षेत्र विस्तार। वह एक प्रांत से दूसरे प्रांत में पहुंच गया, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट, तीसरे डिस्ट्रिक्ट, इस तरह से करके पूरे प्रांत में फैल गया। तो इस तरह से उसका भौगोलिक विस्तार हो रहा है। तो जब कोई भी बोली अपने भौगोलिक विस्तार के कारण किसी प्रांत में, पूरे राज्य में प्रचलित हो गया, तब उसे विभाषा कह सकते हैं या उपभाषा की संज्ञा भी दी जा सकती है। इसमें खड़ी बोली का नाम आप ले सकते हैं। खड़ी बोली जो है प्रचलित हो रही है, धीरे धीरे प्रचलित हो चुकी है कहिए तो, उपभाषा के रूप में या विभाषा के रूप में। अगर हम तीसरी चरण की बात करें, भाषा के तीसरे रूप की बात करें, तो परिनिष्ठित भाषा। परिनिष्ठित भाषा कब कहलाएगी? विभाषा का जो अगला जो स्वरूप होगा, जो बढ़ेगा, जब कोई भी भाषा अपने सुव्यवस्थित व्याकरण के साथ सभ्य एवं शिक्षित वर्ग के दैनिक व्यवहार में प्रयुक्त होने लगती है, तब वह परिनिष्ठित भाषा का रूप ग्रहण कर लेती है। तो हम देखेंगे कि जो सभ्य समाज होता है, शिक्षित समाज होता है, या कहिएगा कि विद्वत जनों की जो भाषा होती है, वही भाषा को हम क्या कह सकते हैं? परिनिष्ठित भाषा कह सकते हैं। जब विद्वान लोग जिस अपनी भाषा में प्रयोग करते हैं ऐसी भाषा को, तो वही विभाषा जो व्याकरण सहित बोली जाती है, उसमें व्याकरण होता है, सुव्यवस्थित होता है, सुसंगठित होता है, तो ऐसे भाषा को हम परिनिष्ठित भाषा की संज्ञा दे सकते हैं। खड़ी बोली को इसके अंतर्गत भी हम रख सकते हैं। खड़ी बोली भाषा आजकल शिक्षित वर्ग की भाषा हो चुकी है, व्याकरण का उसमें समावेश हो गया है, उसमें से अशुद्धियाँ समाप्त कर दी गई हैं और उसको शिक्षित वर्ग अपनी भाषा में प्रयोग में ला रहे हैं। तो खड़ी बोली को परिनिष्ठित भाषा का दर्जा भी प्राप्त हो चुका है वर्तमान में। अगले चरण में अगर हम बात करते हैं भाषा के चौथे रूप की, तो वो है साहित्यिक भाषा। जो भाषा मुख्यतः साहित्य रचना के लिए प्रयुक्त की जाती है। नाम विदित है कि साहित्यिक यानी कि साहित्यिक रचनाएं, अर्थात कवियों और लेखकों की भाषा को आप कह सकते हैं साहित्यिक भाषा, जिसमें साहित्य की रचना की जाती है। जो भाषा मुख्यतः साहित्य रचना के लिए प्रयुक्त की जाती है उसे साहित्यिक भाषा कहते हैं। यह सटीक परिभाषा हम यहाँ पे दे रहे हैं आप लोगों को। कहीं भी अगर आए एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, अगर सटीक परिभाषा लिखने के लिए आ जाए तो आप सबका परिभाषा आसानी से लिख सकते हैं। आइए देखते हैं अगला जो है पांचवा भाषा का जो रूप है वह विशिष्ट भाषा। जो भाषा विविध व्यवसायों अथवा कार्यों की शब्दावली से निर्मित हो उसे विशिष्ट भाषा कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि एक विशेष समूह से निर्मित होता है, एक विशेष वर्ग से संबंधित होता है, एक विशेष व्यवसाय से संबंधित ऐसी भाषाएं होती हैं। यहाँ पे कि खेल की भाषा, पुरोहितों की भाषा आप कह सकते हैं। पंडित भी पुरोहित होते हैं, पंडित पुरोहितों की भाषा, या आप कह सकते हैं डॉक्टर की अलग भाषा होती है, कानून की अलग भाषा होती है। तो ये सभी क्षेत्रों में जो भाषाएं जो प्रयोग की जाती हैं एक विशेष विविध व्यवसाय के लिए जिसका प्रयोग होता है उसे हम विशिष्ट भाषा का दर्जा प्राप्त करते हैं। भाषा के विविध रूपों के अंतर्गत छठवीं जो भाषा है वो राजभाषा है। राजभाषा
सरकारी कामकाज की भाषा को हम राजभाषा का दर्जा प्राप्त करते हैं। जो सरकारी कामकाज में प्रयुक्त किया जाता है, अर्थात हम इस तरह से कर सकते हैं, जो भाषा संविधान द्वारा सरकारी कामकाज के लिए प्रयोग किया जाता है, सरकारी कामकाज के प्रयोग हेतु स्वीकृत है, उसे हम राजभाषा कहते हैं। राजभाषा संविधान द्वारा स्वीकृत सरकारी कामकाज की भाषा राजभाषा कहलाती है। यदि हम बात करते हैं राजभाषा की, तो हमारी राजभाषा हिंदी है। हमारी राजभाषा हिंदी है, जो सरकारी कामकाज हेतु स्वीकृत है। हिंदी भाषा, हिंदी हमारी भाषा है, मातृभाषा, जिसे सरकारी कामकाज की भाषा कहते हैं या राजभाषा भी कहा जाता है। अगर दूसरी हम देखेंगे, 7वीं नंबर की अगर भाषा के रूप को देखेंगे, राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा जो है किसे कहते हैं? तो राष्ट्रभाषा वह भाषा होती है जो भाषा किसी राष्ट्र के भिन्न भिन्न भाषा भाषियों, भिन्न भिन्न समुदायों के पारस्परिक एक दूसरे से विचार विनिमय, अपने विचारों का आदान प्रदान करने का एक सशक्त माध्यम बन जाता है, उसे हम राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त करते हैं, उसे हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। बहुसंख्यक लोगों की भाषा को हम राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त करते हैं। अगर इसके गुणों की बात की जाए, राष्ट्रभाषा के जो विभिन्न गुण हैं, तो राष्ट्रभाषा के गुणों की अगर हम बात कर देते हैं, तो यह एक विस्तृत भाषा होती है, एक विस्तृत क्षेत्र की भाषा कह सकते हैं, विस्तृत क्षेत्र की भाषा कह सकते हैं, या कह सकते हैं जिसमें उच्च कोटि के साहित्य की रचना हो। जिस भाषा में उच्च कोटि के साहित्य की रचना की गई हो, सुसंस्कृत भाषा हो, लिपि में उसकी सुंदर लिपि हो, एक लिपिबद्ध हो और समृद्ध हो, अधिक से अधिक लोगों में विस्तार हो उसका, ऐसे भाषा को हम राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त करते हैं। अगर राष्ट्रभाषा की हम बात करते हैं, तो हमारी हिंदी राष्ट्रभाषा के रूप में भी परिनिष्ठित है। हिंदी भाषा हमारी राष्ट्रभाषा है। 8वें अगर भाषा की बात करते हैं, हम भाषा के रूप की बात करते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय भाषा। अंतर्राष्ट्रीय भाषा वह भाषा जो विभिन्न राष्ट्रों के बीच विचार विनिमय तथा पत्र व्यवहार आदि के लिए प्रयुक्त की जाती है, उसे अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। विभिन्न राष्ट्रों के बीच विचार विनिमय, विचारों का आदान प्रदान, एक देश से दूसरे देश के बीच में पत्र व्यवहार करने के लिए जिस भाषा का हम प्रयोग करते हैं, वह भाषा अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहलाती है। वैसे तो संसार में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा, सर्वाधिक लोगों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा चीनी है, स्पेनिश है, फिर हिंदी है और इंग्लिश आदि तमाम भाषाएं हैं। लेकिन अगर अंतर्राष्ट्रीय तौर पे देखा जाए, तो अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में जो पत्र व्यवहार के में जो प्रयोग किया जाता है, विचार विनिमय के रूप में जो प्रयोग किया जाता है, वह भाषा आपका अंतर्राष्ट्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त किया हुआ है अंग्रेज़ी। सारे पत्र व्यवहार के कार्य अंग्रेज़ी में ही किए जाते हैं। मानक भाषा जो है 9वां इसका रूप है मानक भाषा, तो जिसका मानकीकरण कर दिया गया हो तथा जिसका एक परिनिष्ठित रूप निश्चित कर दिया गया हो। जैसे खड़ी बोली का आप लोग पढ़े थे, खड़ी बोली को क्या कर दिया गया? उसका मानकीकरण कर दिया गया, उसका व्याकरणिक रूप निर्धारित कर दिया गया। ऐसे भाषा को मानक भाषा का दर्जा प्राप्त है। तो ऐसी भाषा जिसका मानकीकरण कर दिया गया तथा जिसका एक परिनिष्ठित रूप निश्चित, मानक भाषा कहते हैं। 10वें नंबर की अगर बात करते हैं संपर्क भाषा की, तो संपर्क भाषा जो भाषा अन्य लोगों से संपर्क के काम आता है, उसे संपर्क भाषा कहते हैं। या हम यह कह सकते हैं कि अपने विचारों को विभिन्न भाषा भाषी जिस माध्यम से विचार विनिमय करते हैं, एक दूसरे से अपने विचारों को रखते हैं, विचारों को सुनते हैं, वह भाषा संपर्क भाषा कहलाता है। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें, तो संपर्क भाषा के रूप में अंग्रेजी सर्वाधिक
प्रयुक्त होने वाली संपर्क भाषा है। अगर अपने देश में देखें, देश स्तर पे, राष्ट्र के स्तर पे देखें, तो राष्ट्र स्तर पे देखें तो हिंदी जो है, हिंदी संपर्क भाषा के रूप में सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाली भाषा है। इस पूरे वीडियो में हमने पढ़ा भाषा, सबसे पहले मैंने पढ़ा व्याकरण किसे कहते हैं, पुनः भाषा, भाषा के विविध रूपों का चर्चा हमने किया। अगर हम बात करते हैं राजभाषा या राष्ट्रभाषा हिंदी के संवैधानिक रूपों की, तो इसका हम चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।